नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैथमेटिक्स फॉर क्लास फिफ्थ, पाँचवीं क्लास का मैथमेटिक्स। और आज इस क्लास में हम एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो जो नया चैप्टर है उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। 18 नंबर चैप्टर है आपकी बुक के अंदर। तो इसके अंदर हम अलग अलग तरह की बातें आपके साथ कर रहे हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं लाइन के बारे में। कहा जाता है कि लाइन डज नॉट हैव ए फिक्स्ड लेंथ एंड फिक्स पॉइंट। भाई अगर आप किसी लाइन को रिप्रेजेंट करोगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? कहते हैं कुछ इस तरीके से हम उसको खींचते चले जाएंगे, ठीक है। और इधर भी एरो लगा देंगे, इधर भी एरो लगा देंगे, ठीक है। यानी ना तो उसकी फिक्स लेंथ होती है और ना ही कोई उसके फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कोई लाइन, तो आप कहेंगे कोई लाइन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, करेक्ट। अब आ जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है वो फिक्स होता है एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में, वो बिल्कुल फिक्स लेंथ होती है। यानी उसकी क्या होती है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, यानी इस लाइन का पार्ट होता है। यानी इस लाइन में से अगर मैं थोड़ा सा टुकड़ा काट लूं तो वो इस लाइन का सेगमेंट हो गया, लाइन का हिस्सा हो गया, पार्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन दी हुई थी, तो इस लाइन को आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए बी लिख दिया और उसके ऊपर कुछ इस तरह से एरो लगा दो, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट हो गया कि ये लाइन है हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास यहां पर ये एम और एन ये पॉइंट दे दूं तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसके ऊपर आपको कुछ लगाने की, कोई एरो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है बच्चों। ये हो गया लाइन और लाइन सेगमेंट। इसके बाद हमारे पास आती है रे जो होती है किसी एक डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट पर तो फिक्स होती है और किसी एक डायरेक्शन में चली जाती है। इसका मतलब उसके एक डायरेक्शन में एरो लगा होता है, एक तरफ फिक्स होती है, दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए इसका नाम मैं दे दूं आपको PQ, तो इस PQ को आप कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरह से। तो समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि PQ कौन है। PQ एक रे है, राइट। समझ में आ गया? तीन बातें मैंने बताई यहां पर, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ठीक है। तीनों बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की लाइंस की, यानी हम बात आपसे कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, अलग अलग तरह की लाइंस की। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है दो लाइंस, एक पैरेलल लाइंस लिखा है, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखा है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब है वो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहे। पैरेलल, एक लाइन मैंने खींची और दोनों तरफ एरो लगाने इसके, क्योंकि लाइन बोला जा रहा है इसको, और एक दूसरी लाइन और खींच दी और इनके बीच की दूरी आप देख रहे हैं बिल्कुल समान दिखाई दे रही है। तो ये दोनों लाइनें कैसी हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इनका नाम दे दूं, एक का नाम दे दूं AB और दूसरी का नाम दे दूं CD, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि AB एक लाइन है, अभी ऐसे लिखना बताया था मैंने आपको, CD भी एक दूसरी लाइन है और दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए देखो क्या निशान लगाते हैं हम, ये इस तरह का निशान कि AB और CD दोनों आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। यानी दो खड़े हुए डंडे, दो खड़ी हुई लाइनें हम इस तरीके से लगा दें तो हम क्या पढ़ेंगे? AB पैरेलल टू CD। AB लाइन जो है वो CD लाइन के पैरेलल है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? इसके बाद एक लाइन आ रही है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है दो लाइनें अगर एक दूसरे को काटती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग हो गई। चलिए उन्हें भी खींच के दिखाता हूं मैं आपको। एक लाइन ये ड्रॉ कर दी आपने और एक दूसरी लाइन ये लो जी ये ड्रॉ कर दी हमने। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई। मान लीजिए इनका नाम, एक का नाम MN दे देता हूं और दूसरी का नाम PQ दे देता हूं। तो MN और PQ आपस में इंटरसेक्टिंग है, किसी पॉइंट पर काट भी रही हैं एक दूसरे को। तो वो जो पॉइंट जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं उसका नाम आपने O दे दिया। यानी MN एंड PQ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक, बिल्कुल। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। यानी परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, लेकिन उनके बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में हुआ करता है। देखते हैं किस तरह की होंगी वो। अब जैसे मान लीजिए एक लाइन ये मैंने खींच ली और एक दूसरी लाइन ये खींच लीजिए, ठीक है? तो ये और ये एक दूसरे के ऊपर कैसी हो गई? परपेंडिकुलर लाइन हो गई। यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है? तो आपने देखा एक लाइन ये मैंने ड्रॉ की और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके ऊपर सीधी खड़ी कर दी और यहां पर इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये लाइंस कैसी हो गई? परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। अब परपेंडिकुलर को कैसे लिखते हैं? जैसे चलिए मैं नाम देता हूं एक बार फिर दोबारा से इनको। ये मेरे पास AB लाइन है और ये उसके ऊपर खड़ी हुई लाइन जो है वो CD है। तो मुझे परपेंडिकुलर अगर इन्हें लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा AB। ये निशान बनाते हैं परपेंडिकुलर। AB परपेंडिकुलर किसके बेटा? CD के, ठीक है? तो AB लाइन CD लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर कुछ और लाइनें भी बताई जा रही हैं आपको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे लेटी हुई इस तरह की लाइन, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। और दूसरी बता रहा हूं मैं आपको वर्टिकल। वर्टिकल लाइन का मतलब है इस तरह से खड़ी हुई लाइन, ऐसे जैसे कि CD लाइन दिखाई दे रही थी ना AB के ऊपर, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई। तो AB आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है और CD वर्टिकल दिख रही है। यानी अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि जैसा हमें AB दिखाई दे रही है लाइन, वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जबकि CD लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन का एग्जाम्पल हो सकती है। इसके बाद एक लाइन और भी यहां लिखता है और वो कहते हैं स्लांट। स्लांट का मतलब होता है, एक तो देखो AB बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, अगर मैं इस तरीके से कुछ टेढ़ापन ला करके बना दूं तो ये स्लांट लाइन हो गई। स्लांट का मतलब तिरछापन है ना। जैसे आपके घर के अंदर बाहर जब घर के दरवाजे के अंदर चढ़ते हैं तो ऊंचाई सी बनी हुई होती है ना, टेढ़ा सा रास्ता होता है, जैसे साइकिल ऊपर चढ़ानी हो या किसी तरह के स्कूटर ऊपर चढ़ाना हो घर में, तो ऐसा होता है ना, ऐसा स्लांट, तो वो आपका स्लांट लाइन हो गई, करेक्ट। इसके बाद एक आपके पास लाइन आ रही है कर्व्ड लाइन। कौन सी? कर्व्ड, CURVED। मान लीजिए कुछ इस तरह की ऐसी बना दी गई कर्व्ड लाइन, ना कह करके कर्व्ड कह सकते हैं आप इसको, दैट इज द कर्व, करेक्ट। इसके बाद एक और लिखिए यहां पर वेवी, WAVY। वेवी, वेवी का मतलब जो ऐसे वेव की तरह हो, है ना। जैसे पानी के ऊपर आपने देखा होगा, पानी के ऊपर पत्थर फेंको तो ऐसी वेव बनती है ना ऊंचे नीचे, तो वेवी आपके पास कह दिया गया इससे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गई ये बात? वेरी गुड। अब देखिए हमारी बुक में एक एक्सरसाइज आ गई और इस एक्सरसाइज में हमने कुछ चूज करना है। आसानी के साथ हम इसको चूज कर पाएंगे, है ना। कुछ ऑप्शन है, अलग अलग लाइनों के नाम आपको बताने हैं, आप आसानी के साथ इसे बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम
देखते हैं कि हमारे सामने एंगल्स की बात हो रही है। अब एंगल कौन बनाता है? आप कहेंगे अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं, ये लीजिए हमने दो लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर लिया, तो यहां देखें इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो जगह बन गई ना, इसे एंगल कहते हैं। या ऊपर वाली इन दो लाइनों के बीच में जो जगह बन गई, इसे एंगल कहते हैं। इसे भी एंगल कह सकते हैं, इसे भी एंगल कह सकते हैं। तो ये चार अलग अलग तरह के एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि लाइंस बनाएंगे, मान लीजिए दो लाइन सेगमेंट हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को काट गए, तो इसी तरीके से उनके द्वारा भी एंगल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, यहां पर तो आपके पास क्या है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स कहते थे, अभी पीछे पढ़ा हमने। और अगर मैं बात करूं दो रेज की, देखना जरा बड़े ध्यान से देखना, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे इस डायरेक्शन में चली गई, दूसरी रे एक दूसरी डायरेक्शन में चली गई। अब इन दोनों के बीच की जो जगह बनी ना, उसको हम क्या कह देते हैं? एंगल कह देते हैं। ठीक है, तो एंगल कौन कौन बना सकता है? आपने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस भी एंगल बना सकती हैं, दो लाइन सेगमेंट भी बना सकते हैं, और दो रेज भी आपस में मिलकर के किसी एंगल को फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, अब अगर हम इस एंगल की बात करूं मैं, बाकी को अभी छोड़ दें, तो इनको नाम देने की कोशिश करें कि इनमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है। तो आप यहां देखिए, अगर यहां बनाऊं मैं कि जी ये जो पॉइंट था जहां से ये दोनों रेज स्टार्ट हुई, उसको मैंने O बोल दिया, यहां पर ये पॉइंट A बोल दिया मैंने, ये पॉइंट मैंने B बोल दिया। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है O, इसको तो हम बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यानी जहां से किसी तरह के पॉइंट से, जिस पॉइंट से किसी तरह का लाइन एंगल बनना स्टार्ट हुआ, जिस पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शंस में दो रेज गई, उस इनिशियल पॉइंट को, उस स्टार्ट वाले पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। अब इस एंगल की दो भुजाएं हैं, भुजाएं का मतलब आर्म्स। कौन कौन सी? O से A है, एक OB है, तो OA एंड OB। और आपको मालूम है ये दोनों की दोनों रेज हैं, इसलिए इस तरह का एक मार्क भी आप इसके ऊपर लगा दीजिए। ये दोनों की दोनों क्या कहेंगे आप इसे? ये दोनों इसकी आर्म्स हो गए, दीज आर द आर्म्स। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि इस एंगल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलेंगे A, O और B। कौन से पॉइंट पर बन रहा है बेटा एंगल? O पॉइंट पर, है ना। ये वाली जो चीज है, ये जिस पॉइंट से दो रेज अलग अलग डायरेक्शन में गई, आप ये मान के चलिए उस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, तो एंगल क्या बोलेंगे? A, O और B। A से स्टार्ट किया, O और B, तो एंगल का नाम क्या हो गया? AOB। याद रखेंगे आप, तो सभी समझ सकते हैं कि एंगल O पॉइंट पर, क्योंकि जो पॉइंट बीच में आ रहा है ना, उस पॉइंट पर किसी तरह का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, या उस पॉइंट से दो अलग अलग दिशाओं में लाइनें रेज जा रही हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद एक बात और बता देता हूं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, और वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। क्या क्या? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, समझते हैं उसको भी। मान लीजिए ये मैंने एक एंगल बना दिया आपके सामने, ठीक है बच्चों। O पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ, इधर चलिए आज अब P मान लेता हूं, ठीक है बच्चों, P और Q मान लिया। O से स्टार्ट हुआ, अब इन दोनों आर्म्स के बीच में
ये जो एंगल बन गया इसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। दिस इज द इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, दिस इज इंटीरियर ठीक है। और अगर हम यहां से शुरू होकर के ये बिल्कुल पूरा गोल घूम करके आ जाएं यहां तक, इसे एक्सटीरियर कह रहे हैं। एक्सटीरियर का मतलब बाहर का, इंटीरियर का मतलब अंदर वाला। अब अगर मान लीजिए इस एंगल का नाम आप देख रहे हैं POQ कह रहे हैं, तो इंटीरियर ऑफ या इंटीरियर एंगल ऑफ POQ या इंटीरियर ऑफ एंगल POQ, वो क्या हुआ, वो आपके पास ये वाला एंगल है, ठीक है। और अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो दिस वन इज द एक्सटीरियर, ठीक है, ये और बिल्कुल बाहर वाला, दैट इज द एक्सटीरियर। दिखाई दे रहा है आपको, एक्सटीरियर ऑफ एंगल POQ, ठीक है बच्चों। बस इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, और आगे एक्सरसाइज एक और आ गई हमारे पास, उस एक्सरसाइज को भी हम बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।